हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी में। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने डीसी मशीन के कुछ न्यूमेरिकल पार्ट को कर रखा है। आज हम लोग डीसी मशीन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। ये हमारा जो डीसी मशीन का लेक्चर है, ये हर किसी एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को आई होप दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से क्या एक डीसी मशीन का भाग नहीं है। निम्न में से क्या एक डीसी मशीन का भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका है आर्मेचर, दूसरा ऑप्शन है कम्यूटेटर, तीसरा ऑप्शन है टैप चेंजर और चौथा ऑप्शन है ब्रश। तो फ्रेंड्स, डीसी मशीन में हमारा आर्मेचर भी होता है, कम्यूटेटर भी होता है और ब्रश भी होता है। ठीक है। तो जो बचा आपका ये सी वाला पार्ट, आप लोग देख रहे हैं जो हमारा ये सी पार्ट है वो टैप चेंजर। ये टैप चेंजर हमारा डीसी मशीन में नहीं पाया जाता है। ये टैप चेंजर आपका जो होता है, ये आपका पार्ट है ट्रांसफार्मर का। किसका है? ट्रांसफार्मर का। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। किसके बारे में? ऑटो ट्रांसफार्मर। तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि हम ऑटो ट्रांसफार्मर को जब भी यूज़ करते हैं तो किस तरीके से यूज़ करते हैं। हम कभी भी उसको कभी देखते हैं वोल्टेज अप के रूप में लेते हैं, कभी कभी वोल्टेज डाउन के रूप में हम उसका यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से कैसे यूज़ कर लेते हैं एक ही ट्रांसफार्मर को, वोल्टेज अप करके और वोल्टेज डाउन करके। तो उसमें यूज होता है टैप चेंजर। बाइंडिंग में टैपिंग की होती है, उस टैपिंग को हम ऊपर नीचे खिसकाते रहते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ टर्न्स कम ज़्यादा होते रहते हैं और इस वजह से हम लोग उसे वोल्टेज अप और वोल्टेज डाउन के रूप में हम यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन जो सी है हमारा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन सी जो टैप चेंजर है, ये किसका भाग होता है? ट्रांसफार्मर का। ये डीसी मशीन का भाग नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए, डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तो उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा? तो ऑप्शन ए है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन बी है दो गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी है आधा रह जाएगा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ई बी इज इक्वल टू 5 ZNP/60A। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है। अब क्या रहा है कि ये चाल दुगनी कर दी जाए। ये जो हमारा एन है, ये किसको बता रहा है भाई? ये स्पीड है। फाइव हमारा फ्लक्स की संख्या है, ए क्या है? पैरेलल पाथ है और 60 कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं, जेड क्या है? टोटल कंडक्टर है। अगर मैं इसमें वेरिएबल की बात करूं तो फ्लक्स हमारा वेरिएबल है और उसकी स्पीड वेरिएबल है। जब कोई मशीन डिजाइन की जाती है तो उसमें जो पोल की संख्या होती है वो फिक्स हो जाती है, साथ ही साथ उसमें कितने कंडक्टर यूज हुए हैं ये भी फिक्स हो जाता है। और जो ये हमारा 60 है, ये तो कांस्टेंट है। और पैरेलल पाथ कितने होंगे ये भी फिक्स हो जाता है। तो इस क्वांटिटी में अगर हम लोग वेरिएबल की बात करें तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं। एक हमारे पास है ये 5, दूसरा हमारा क्या है? n। और इसमें ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि 5 को हमने कांस्टेंट रखा है। तो उसके बाद पूछा है कि यदि हम चाल को दोगुना करें, मतलब स्पीड को दोगुना करें, तो अभी इस हिसाब से हम देखें तो 5 भी आपका कांस्टेंट हो गया, जेड भी कांस्टेंट हो गया, पी भी कांस्टेंट हो गया और 60 भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग देखें जो हमारा ये ई बी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस केस जो हमारा होगा या उत्पन्न ईएमएफ होगा वो भी क्या हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप आपको समझ में बातें आई होंगी। तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि जब भी आप डीसी मशीन के चाल को दुगना करते हैं, फ्लक्स स्थिर रहता है, तो उस कंडीशन में आपका जो उत्पन्न ईएमएफ क्या हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। डीसी मशीन में एक चालक का प्रतिरोध 2 ओम है और चालक की कुल संख्या 100 है। आर्मेचर का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्वेश्चन का कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कह रखा है कि एक दो पोल लैप बाइंडिंग है। तो लैप बाइंडिंग का मतलब क्या है? उसमें समानांतर पथ
ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 2। एक दो पोल है और लैप बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है, पी होता है। तो जब ए बराबर पी होता है और पी बराबर 2 है तो आप यहाँ कहेंगे ए बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब पूछ रखा है एक चालक का प्रतिरोध, ये एक्स की वैल्यू दे रखा है, एक चालक का प्रतिरोध कितना दे रखा है, 2 ओम। तो आपसे और क्या दे रखा है, यहाँ पे जेड बराबर दे रखा है 100 और आपसे पूछ रखा है कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों मैं आपको फार्मूला बता दूं, इसका जो फार्मूला होता है कुल प्रतिरोध निकालने का आर्मेचर का, वो बराबर होता है यक्स इंटू जेड अपॉन ए स्क्वायर। जब कभी आप पूरी डीसी मशीन की बेसिक वहाँ पे आप बाइंडिंग वगैरह पढ़ते हैं, उसके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये बताया जाता है एक्स इंटू जेड अपॉन ए स्क्वायर। फिलहाल मैं उसके लिए वीडियो आराम से बनाऊंगा, फिलहाल आज अभी के लिए इतना फार्मूला समझ लीजिए। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला इसका है दोस्तों कि एक्स इंटू जेड अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू दे रखा है 2 है, इंटू जेड की वैल्यू टोटल दे रखा है 100 अपॉन ए स्क्वायर। ए की वैल्यू भी 2 है तो ए का 2, ए की जगह रखेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 100 अपॉन 4। अब यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 1 2, 2 2 4 और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो जो टोटल रजिस्टेंस आया वो कितना आया, 50 ओम आया। सो फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी 50 ओम। ठीक है दोस्तों, हम इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे कैसे फार्मूला आपका बन करके आता है एक्स इंटू जेड अपॉन ए स्क्वायर, बट इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, अभी नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स उस तार को हम कंडक्टर बोलते हैं। देखिए जब भी हम बाइंडिंग की बात करें, जो हमारे पास क्वाइल होती है कुछ इस तरीके की बनी होती है, इस तरीके की आप लोग बाइंडिंग में क्वाइल पढ़े होंगे। तो दोस्तों जो ये और ये हमारा है, इसे हम बोलते हैं सपोर्टिंग कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं सपोर्टिंग कंडक्टर। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, सपोर्टिंग कंडक्टर होता है। इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होता है। जो ये आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये वाला पार्ट दिख रहा होगा ये आपका कंडक्टर होता है और इसी में आपका क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। ऊपर वाले में क्यों नहीं जनरेट होता है, ये हम लोग जब इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बारे में जब हम लोग थ्योरी बेस पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में दोस्तों एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में तब मतलब स्टडी करेंगे सपोर्टिंग कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट क्यों नहीं होता है, जब हम लोग इसके बारे में पूरा थ्योरी पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिलहाल आप लोग इतना जान जाइएगा, ये जो कंडक्टर आपका है इसी में आपका ईएमएफ जनरेट होता है, इसी को हम कंडक्टर बोलते हैं। ये और ये सब क्या हमारे सपोर्टिंग कंडक्टर। सो आपका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ए कंडक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या कार्य होता है। डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, पहला बना करके दिखा रहा था, ये पोल्स होते हैं और इसके बीच आपका क्या लगा होता है, ये आर्मेचर। ठीक है, और पोल्सू की बात करें तो एक बार फिर से मैं आपको बना करके दिखाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाता है पोल्सू। देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा पोल्सू, इस तरीके से हमारा पोल, ये इस भाग को हम पोल्सू बोलते हैं और कुछ इस तरीके से ये हमारा होता है। एक मिनट रुक जाइए, फिर से मैं बना देता हूँ ये। और इसके बीच हमारा क्या होता है, आर्मेचर होता है। तो जो हमारा पोल्सू होता है, पहली बात तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, वाइंडिंग लगी हुई होती है, इस तरीके से वाइंडिंग लगी हुई होती है। ठीक है, अब इस पर फिगर बनाना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इस पर बाइंडिंग लगी होती है इस तरीके से। अब ये बाइंडिंग जब मोटर रन करता है तो ये बाइंडिंग खिसक करके नीचे आकर के आर्मेचर पर ना गिर जाए, इसलिए हम इतना थोड़ा सा इतना बाहर निकाल देते हैं। जो ये पार्ट हमने निकाल रखा है
आप लोगों को मैं बता दूं, जो हमने ये पार्ट बाहर निकाल रखा है, ये इतना पार्ट इधर और ये पार्ट इधर, ये इसलिए निकाला ताकि ये बाइंडिंग खसक करके नीचे ना आ जाए जब हमारा मोटर क्या हो, मोटर या जनरेटर रन कर रहा हो। इस वजह से अभी क्या कर रहा है, फील्ड कॉइल्स को सहारा देना। ये जो बाइंडिंग्स है, कॉइल्स है, इसको क्या कर रहा है, सहारा भी दे रहा है, मतलब गिरने ना पाए। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा कह रहा है एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाना। ये जो इसके बीच एयर गैप होता है, इसके बीच क्या करता है, ये समान रूप से फैलाए। अभी देखिए, अभी अगर ऐसे हम सीधा बना देते हैं, जो हमारा फ्लक्स है वो इतनी दूरी पे जाता, लेकिन हमने इतना एरिया बढ़ा दिया तो फ्लक्स अब यहाँ से भी निकलेगा। इस वजह से हमने ये देख रखा है क्या, ये जो हमारा ये पोल शू है, ये क्या कर रहा है, एयर गैप फ्लक्स को भी समान रूप से फैलाने का कार्य कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात, मैग्नेटिक पाथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए, तो ये क्या करता है, जब आप एरिया बना देते हैं ज़्यादा, तो जो मैग्नेटिक पाथ का एरिया अभी तक देखो यहीं से जाता, लेकिन इतना एरिया बढ़ाने के बाद जो इसके बीच का एयर गैप है ये, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इस वजह से जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। बेल्डिंग जनरेटर में होता है, तो आपसे पूछेगा बेल्डिंग जनरेटर में क्या होता है, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, डेल्टा बाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो क्या है, लैप बाइंडिंग। क्योंकि बेल्डिंग जनरेटर में आपको क्या चाहिए होता है, हाई करंट चाहिए होती है। क्योंकि आप जब बेल्डिंग करते हैं तो आप देखते हो वहाँ एक रॉड होता है, उस रॉड को पिघलना होता है, और रॉड को पिघलने के लिए आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए, वो भी कैसी, हाई करंट चाहिए। तो इसलिए हम बेल्डिंग जनरेटर में हाई करंट रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारे पास दो बाइंडिंग होती है, एक हमारे पास लैप होती है और एक हमारे पास क्या होती है, वेव होती है। लैप में ए बराबर होता है, मतलब यहाँ समानांतर पथ दो होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, ए बराबर पी, पोलों की संख्या के बराबर। यहाँ पे जितने ज़्यादा पोल उतने ज़्यादा समानांतर पथ, और जितने ज़्यादा समानांतर पथ होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, कंडक्टर होंगे, और जितने ज़्यादा कंडक्टर होंगे उतनी ज़्यादा आपकी करंट होगी। बट इसमें देखिए, इसमें वेव बाइंडिंग में दो ही क्या नाम आपके पैरेलल पाथ है, इसलिए इसमें कम करंट आएगा और इसमें करंट ज़्यादा आएगा। तो हमें करंट ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम यूज करते हैं किसके लिए भैया, लैप बाइंडिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा डीसी मशीन की बाइंडिंग का मामले में कंप्यूटर सेगमेंट की संख्या के बराबर होती है। तो ये ऑप्शन आपका है किसका, आर्मेचर कॉइल्स की। आर्मेचर कॉइल्स, डीसी मशीन बाइंडिंग के मामले में कम्यूटेटर सेगमेंट की जो संख्या होती है वो आर्मेचर कॉइल्स की संख्या के बराबर होती है। मतलब जितने भी आपके कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे उतने कम्यूटेटर सेगमेंट बनाए जाएंगे जिनके जिस तरीके से आप दूँ ये इस तरीके से जो बाइंडिंग की जाती है, यहाँ पर एक सेगमेंट की जरूरत होगी, इस फिर एक ऐसे आपका आ गया इस तरीके से, फिर यहाँ पर एक कम्यूटेटर सेगमेंट की ज़रूरत होगी। तो मतलब जितने आर्मेचर क्वाइल्स होंगे, ये सारे क्या क्वाइल्स हैं, तो जितने क्वाइल्स होंगे उतने ज़्यादा आपके कम्यूटेटर सेगमेंट लगेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो क्वाइल्स यूज हुए तो यहाँ पे दो कम्यूटेटर सेगमेंट लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बताएंगे डीसी मशीन बाइंडिंग के मामले में कम्यूटेटर सेगमेंट की जो संख्या होगी वो आर्मेचर क्वाइल्स की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लैप बाइंडिंग के मामले में रिजल्टेंट पिच क्या होता है। तो लैप बाइंडिंग के मामले में जो रिजल्टेंट पिच होता है दोस्तों, वो क्या हमारा होता है, वो होता है आगे और पीछे पिचों का अंतर। मतलब फ्रंट पिच एक होता है आपका क्या होता है, वाई बी होती है, और एक हमारा होता है क्या, वाई एफ। इन दोनों, जिसे बोलते हैं फ्रंट पिच, इसे बोलते हैं बैक पिच, इन दोनों पिचों का जो अंतर होता है वो हम क्या बोलता है, रिजल्टेंट पिच होता है लैप बाइंडिंग के मामले में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कंडक्टर से जुड़े होते हैं। तो आर्मेचर जो कंडक्टर से जुड़े होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो वो होता है तांबे की लक्स के द्वारा। तांबे की लक्स के द्वारा कम्यूटेटर जो सेगमेंट्स होते हैं वो आर्मेचर कंडक्टर से जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध के इंसुलेशन की कोई जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच बाइंडिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दे रहा है उत्पन्न वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है स्पार्किंग को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है शॉर्टर एंड की स्पार्किंग को कम करने के लिए हम फ्रैक्शनल पिच बाइंडिंग का यूज करते हैं, और शॉर्टर एंड कनेक्शन की वजह से तांबे को बचाने के लिए भी हम यूज करते हैं। क्योंकि जब हम फ्रैक्शनल पिच यूज करते हैं तो उसमें तांबे की संख्या जो होती है, तांबे की जो जरूरत होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, सो इज द राइट आंसर
बी और सी दोनों, डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। डीसी जनरेटर में मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या समान होगी जब, कह रहा है डीसी जनरेटर में मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या समान होगी जब, पहला ऑप्शन है आरपीएम 300 से अधिक है, दूसरा ऑप्शन है आरपीएम 300 से कम है, ऑप्शन सी है पोल की संख्या 4 है और ऑप्शन डी है पोल की संख्या 2 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे आरपीएम का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं, बात कर रखा है मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री कब संख्या समान होगी। तो मैं आपको एक फार्मूला बता दूं मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री में क्या रिलेशन होता है। तो थीटा ई मतलब इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर होता है P/2 थीटा एम। अब ये आपका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री विल बी इक्वल टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। तो ये आपका फार्मूला होता है। अब आपको थीटा इलेक्ट्रिकल को थीटा एम के बराबर करना है, मतलब थीटा ई बराबर थीटा एम आ जाए तो अब क्या करना होगा, उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये पार्ट हमें गायब करना है, तभी थीटा ई बराबर थीटा एम होगा। और इस पार्ट को हमें गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी की जगह 2 रखना पड़ेगा। अगर हमने देखो यहाँ पे पी बराबर 2 रख दिया तो 2/2 थीटा एम हो जाएगा। अब 2 कैंसिल आउट हो गया तो थीटा ई इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा एम। और यही क्वेश्चन कह रहा है, मतलब हमें पोल की जो संख्या रखनी है वो कितनी रखनी है, 2 रखनी है। सो फ्रेंड्स दिस इज द राइट आंसर, पोल की संख्या क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर पोल की संख्या 2 है तो थीटा इलेक्ट्रिकल जो होगा वो थीटा मैकेनिकल के बराबर हो जाएगा, या मैकेनिकल डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर हो जाएगी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। परमियंस का व्युत्क्रम है, तो परमियंस का जो व्युत्क्रम है वो हमारा क्या है, रिलक्टेंस। जैसे करंट का व्युत्क्रम क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक उसी प्रकार परमियंस का व्युत्क्रम क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, वो करंट के मार्ग में या करंट की मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा रिलक्टेंस है वो भी क्या करता है, परमियंस के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो जो हमारा परमियंस का व्युत्क्रम है वो क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस के साथ मेल खाता है, मतलब दोनों एक साथ कब मेल खाएंगे या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कब करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रखा है किसी डीसी जनरेटर में। जो एमएनए होता है, अगर हम बात करें मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस दैट मीन्स एमएनए की बात, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या है, जीएनए। एमएनए और जीएनए कब एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे, तो ये तब होंगे जब आपका क्या होगा, कोई भाग वो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को, तो उस समय जीएनए तो एक जगह फिक्स ही रहता है, बट आपका एमएनए जो होता है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट करने लग जाता है जैसे जैसे लोड आपका बढ़ता जाता है। क्योंकि अगर वो एमएनए शिफ्ट नहीं करेगा तो स्पार्किंग के चांसेस ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो इसका ऑप्शन जो है ये है फील्ड वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में, सीरीज वाइंडिंग में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही, आर्मेचर वाइंडिंग में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, फील्ड वाइंडिंग में बैक ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी घूमती हुई शाफ्ट का आरपीएम मापा जाता है, तो किसी घूमती हुई शाफ्ट का आरपीएम मापा जाता है टैकोमीटर से। टैकोमीटर से हम क्या करते हैं, डीसी मशीन की स्पीड माप सकते हैं, जो शाफ्ट की स्पीड को बताता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीसी मोटर की शाफ्ट बनी होती है, तो डीसी मोटर की जो शाफ्ट बनी होती है वो किसकी बनी होती है भाई, माइल्ड स्टील की। कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बात करें तो इससे हम क्या बनाते हैं, मोटर की फ्रेम को हम डिजाइन करते हैं या आर्मेचर को हम डिजाइन करते हैं कास्ट स्टील या कास्ट आयरन से। बेसिकली कास्ट आयरन से हम डीसी मशीन के फ्रेम को बनाते हैं और कास्ट स्टील से हम लोग आर्मेचर को भी बनाते हैं। बट डीसी मोटर की जो शाफ्ट होती है वो किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की। और आपको पता ही होगा कि कॉपर जो एक प्रकार का वायर होता है या गुड कंडक्टर होता है, इसे हम बाइंडिंग के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो सो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, माइल्ड स्टील का हम बनाते हैं डीसी मोटर की शाफ्ट को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च प्रतिरोध वाली बाइंडिंग कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए उच्च प्रतिरोध वाली बाइंडिंग शंट बाइंडिंग होती है। ठीक है, इस तरफ क्या होता है, प्रतिरोध आपका ज़्यादा होता है शंट बाइंडिंग में सीरीज बाइंडिंग की तुलना में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीसी मोटर में कार्बन ब्रश का कार्य क्या है,
तो पहला ऑप्शन है फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देना, आर्मेचर को सप्लाई देना, आर्मेचर से सप्लाई लेना, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन ब्रश का यूज क्या होता है। तो हम कार्बन ब्रश का यूज करते हैं सप्लाई लेने के लिए और सप्लाई देने के लिए, ठीक है। कहीं से सप्लाई को कलेक्ट करेगा या सप्लाई को देगा। अगर मोटर की बात करते हैं तो आपको पता हम लोग सप्लाई देने का कार्य करते हैं, किसको, आर्मेचर को। देखिए हमेशा आर्मेचर का एक ही काम होता है कि आर्मेचर या तो सप्लाई लेगा या तो आर्मेचर सप्लाई देगा। मोटर की केस की बात करें तो आप लोग को पता होगा मोटर जब भी हम यूज करते हैं तो हम उसको सप्लाई देते हैं। जैसे आप अपने घरों में फैन चलाते हो तो फैन चलाने तब चलता है जब आप वहाँ से स्विच को ऑन करते हो, मतलब आप वहाँ से सप्लाई देते हो। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें कोई आप मोटर चलाते हैं, घर पे टुल्लू वगैरह चलाते हैं, फिर आप चलाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप पहले सप्लाई देते हैं तब जा करके चलता है। मतलब सप्लाई आपने दिया आर्मेचर को, आर्मेचर जो है रोटेट किया, तब वहाँ से जा करके आपको, जैसे सपोज करो फैन की बात करते हैं, जब आप सप्लाई देते हो वहाँ का मोटर रोटेट करता, मोटर रोटेट करता तो आपके जो फैंस हैं, फैन है, फैन के जो पंख हैं वो आपके रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको हवा लगती है, ठीक है। तो आपने सप्लाई दिया मोटर में, अब वो सप्लाई किसके माध्यम से देते हैं, तो कार्बन ब्रश के माध्यम से देते हैं। तो सो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आर्मेचर को सप्लाई देने का कार्य करता है कार्बन ब्रश। अगर यहीं पे बात कर देता है डीसी जनरेटर की, तो आप यहाँ से आर्मेचर से सप्लाई लेने का कार्य करते हैं। ध्यान रखना, मोटर की बात करें तो सप्लाई देने का कार्य करता है, और अगर जनरेटर की बात करें तो सप्लाई लेने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि डीसी मोटर का कार्बन ब्रश घिस जाए तो कितनी लंबाई पर कार्बन ब्रश को बदलना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों 1/, पूर्ण लंबाई का 1/3 भाग पर हम लोग क्या करते हैं, जब कार्बन ब्रश घिस जाता है तो हम उसको जो है क्या नाम है, बदल देते हैं। इसलिए क्योंकि जब 1/3 भाग घिस जाता है तो बचा कितना रह जाता है, 2/3 भाग। आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि कितना घिस जाए, कितनी लंबाई पर घिस जाए तो कार्बन ब्रश को बदल दिया जाए। तो घिसने की बात करें तो 1/3, लेकिन अगर ये पूछे कि कितना रह जाए तब बदल देना चाहिए, तो जब 2/3 भाग रह जाए कार्बन ब्रश तो उस समय आपको कार्बन ब्रश को बदल देना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या प्रॉब्लम्स आती है, आर्मेचर को ना सही से सप्लाई ले पाता ना दे पाएगा। जब कार्बन ब्रश घिस जाएगा तो ना वो आर्मेचर से सही से सप्लाई ले पाएगा ना सप्लाई दे पाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी मोटर के आर्मेचर के दोषों की जांच करने के लिए किस उपकरण या यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, कोई लिख गया है लेकिन यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ये क्या है, किया जाए, ठीक है। तो पूछ रहा है डीसी मोटर के आर्मेचर के दोषों की जांच करने के लिए किस उपकरण यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्राउलर का। ग्राउलर एक प्रकार का हमारा टेस्टिंग यंत्र है, इक्विपमेंट है, जिसके द्वारा हम डीसी मोटर के आर्मेचर में कौन से फॉल्ट आ रहे हैं उसको हम चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन बी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डीसी मोटर की करंट मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है एमआई अमीटर, एमआई वोल्ट मीटर, एमसी वोल्ट मीटर, उपरोक्त सभी। सबसे पहली बात तो इसने ये कहा है करंट मापने के लिए। करंट कौन मापता है, एमीटर। वो कोई किसी भी प्रकार का एमीटर हो, मापेगा कौन, एमीटर। तो सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एमआई एमीटर। वोल्ट मीटर क्या नापेगा, वोल्टेज को। वोल्ट मीटर ये भी वोल्टेज को मापेगा। उपरोक्त सभी, ये तो आपका क्या है, गलत ऑप्शन है। तो सो फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन है वो सही है, एमआई एमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीसी मोटर की उच्च प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए कौन सी सुरक्षा युक्त का प्रयोग किया जाता है। तो पहला आपका है फ्यूज, दूसरा एमसीबी, तीसरा है प्रवर्तक और चौथा आपका रियोस्टोर। फ्रेंड्स देखिएगा जो फ्यूज का हम यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता है घरों में फ्यूज का हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे घरों में जो लाइन ओवरलोड हो या लाइन अगर बहुत तेज़ी से आए तो हम उसके लिए फ्यूज यूज़ करते हैं, ताकि फ्यूज वहाँ पे जल जाता है, जिसकी वजह से आपके सारे इक्विपमेंट बचे रहते हैं। एमसीबी भी हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। एमसीबी जैसे ही, एमसीबी एक ऐसी चीज़ है, फ्यूज से थोड़ी सी अच्छी चीज़ है, क्योंकि फ्यूज का वायर तुरंत जल जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर से फ्यूज में वायर लगाने पड़ते हैं। बट एमसीबी में क्या होता है, जैसी लाइन है वो क्या करता है, लाइन और लाइन फिर उसके बाद आप जैसे वो फिर होती है, इसलिए एमसीबी थोड़ी सी प्रवर्तक, इसी को हम बोलते हैं प्रवर्तक। सो ऑप्शन हमारा क्या है, सी सही है, प्रवर्तक, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये लोग आप लोग देख रखे होंगे जहाँ पर आपके ये होते हैं क्या ना, जहाँ से आप पानी उनी निकालने वाला काम करते हैं, लगा होता है, पंप लगा होता है, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे लगाते हैं इस प्रवर्तक को, ठीक है। वहाँ पे ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग करंट को ये क्या करता है, डीसी मोटर में ये स्टार्टिंग करंट को हम क्या करते हैं, लिमिट करते हैं
प्रवर्तक के द्वारा। रियोस्टेट क्या कहता है, ये स्पीड और डीसी मशीन को कंट्रोल करता है, प्रारंभिक धारा को कम नहीं करता है। रियोस्टेट के द्वारा हम क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं डीसी मशीन की। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई परंतु आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है वोल्टेज में गिरावट होगी, वोल्टेज इसी प्रकार का होगा। और ऑप्शन सी है आर्मेचर को सप्लाई की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन डी है कार्बन ब्रश 1/3 भाग से ज़्यादा घिस चुका है। देख लो दोस्तों, मैंने अभी इसके बारे में पहले बताया है, जिसका ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपने सप्लाई दिया फील्ड बाइंडिंग में तो है, बट आर्मेचर बाइंडिंग में नहीं जा पा रही। मैंने क्या बताया था, कार्बन ब्रश काम क्या करता है, आर्मेचर से सप्लाई लेता है या आर्मेचर को सप्लाई देता है। अब जब ये कार्बन ब्रश 1/3 भाग से ज़्यादा घिस चुका होगा, उस समय वह आर्मेचर को सप्लाई दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि मोटर है, मोटर को क्या करना होता है, हमें सप्लाई देना होता है। और सप्लाई किसको देना है, आर्मेचर को। आर्मेचर को सप्लाई तब पहुंचेगी जब आपका कार्बन ब्रश सही से कार्य कर रहा होगा, और आपका कार्बन ब्रश 1/3 भाग से ज़्यादा घिस चुका है, इस वजह से आपका सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो क्या है, सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डीसी मशीन में ब्रूसों पर स्पार्किंग का मुख्य कारण क्या है। ब्रूसों पर स्पार्किंग का मुख्य कारण क्या होगा भाई, कम्यूटेटर का असंतुलन। जब कम्यूटेटर आपका सही से बैलेंस नहीं होगा तो उस समय आपका क्या होगा, ब्रशों के पर स्पार्किंग जनरेट होगी। क्योंकि जब कम्यूटेटर जो, इसके बारे में हम लोग आपको डिटेल चर्चा करेंगे जब हम कभी थ्योरी वाली क्लास लेंगे, तब हम आपको बताएंगे। जल्द ही आपकी थ्योरी वाली क्लास हम लोग लेने वाले, वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको दिखाएंगे वहाँ पर कि किस तरीके से कम्यूटेटर डिसबैलेंस होता है तो किस तरीके से स्पार्किंग जनरेट होती है। वहाँ पर हम आपको फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए, कम्यूटेटर का असंतुलन की वजह से ब्रशों पर स्पार्किंग होती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं। ऑप्शन डी है एक डीसी सीरीज मोटर की गति 1200 आरपीएम है, गति को 1500 आरपीएम तक बढ़ाने के लिए क्या उचित उपाय है। पहला, आर्मेचर के श्रेणी में प्रतिरोधक जोड़ना, गलत है। आर्मेचर के समांतर में प्रतिरोधक जोड़ना, ये भी गलत है। फील्ड के श्रेणी में प्रतिरोधक जोड़ना, ये भी गलत है। फील्ड के समांतर में प्रतिरोधक जोड़ना, ये आपका सही आंसर है। फील्ड वाइंडिंग के समांतर में प्रतिरोधक जोड़ना, ये सही बात। क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे ही फील्ड मोटर की बात कर रहा है, ठीक है, आप सप्लाई देंगे तो कहाँ जाएगा, फील्ड वाइंडिंग में जाएगा। अब फील्ड वाइंडिंग में अगर आपकी करंट गई तो करंट आपको चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है एन प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। जो हमारा फाई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। मतलब जितनी ज़्यादा करंट होगी फ्लक्स का मान उतना ज़्यादा होगा, और फ्लक्स का मान जितना ज़्यादा होगा, फाई प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई एन के। फ्लक्स का मान जितना ज़्यादा, स्पीड उतनी ज़्यादा। मतलब अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको फ्लक्स का मान बढ़ाना पड़ेगा, और फ्लक्स का मान तब बढ़ेगा जब करंट का मान बढ़ेगा। करंट का मान तब बढ़ेगा जब आपका प्रतिरोध कम होगा। जब प्रतिरोध कम होगा तभी आपका करंट का मान बढ़ेगा। ठीक है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। आप प्रतिरोध का मान घटाएंगे तो करंट का मान बढ़ेगा। प्रतिरोध का मान घटेगा कैसे, सपोज करिए, अभी आप ध्यान से देखिएगा मेरी बात। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास इस तरीके से दो सीरीज में 2-2 ओम के दो हैं, दो रजिस्टर लगे हुए हैं। ये 2 ओम ये है और ये 2 ओम, दोनों सीरीज में, तो आप कहेंगे टोटल कितना आ गया, 4 ओम। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसी की, अगर मैं समांतर में जोड़ दूँ इस तरीके से, तो आप कहेंगे ये 2 ओम, ये 2 ओम, टोटल जो RT आएगा वो कितना आएगा, 1 ओम। हमने ये देखा कि जैसे हमने समांतर में जोड़ा तो उस समय हमारे टोटल रेजिस्टेंस कम हो गया, और सीरीज में जोड़ा तो टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए, इसलिए प्रतिरोधक जोड़ देंगे। होगा और फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि ऑब्वियसली आपका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो सो फील्ड के समांतर में हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोधक जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है किसी डीसी शंट मोटर में फील्ड रेगुलेटर किस प्रकार का बना होता है। तो आपका मैग्नीन का बना होता है। मैग्नीन क्या होता है, शून्य ताप गुणांक वाला पदार्थ होता है, शून्य तापमान का गुणांक वाला होता है। इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ढालू स्थानों पर इलेक्ट्रिक ट्रेन में प्रयुक्त डीसी मोटर किस तरह कार्य करेगी। तो आपका डीसी मोटर जो है वो
सीरीज जनरेटर की तरह बिहेव करने लग जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में, क्योंकि आपको ध्यान से सुना, इलेक्ट्रिक ट्रेन में जो डीसी मोटर होती है वो कौन सी मोटर होती है? सीरीज मोटर होती है। कौन सी मोटर? सीरीज मोटर। अब सीरीज मोटर इलेक्ट्रिक ट्रेन में प्रयुक्त होती है। अब जब वो ढालू स्थान पर जाएगी तो वो फिर किसी तरह बिहेव करने लग जाएगी? सीरीज जनरेटर की तरह। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी तक तो सीरीज मोटर सप्लाई ले रहा था, कब? जब तक ढालू स्थान पर नहीं था। जब ढालू स्थान से नीचे आता है ट्रेन, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो उसका आर्मेचर अभी तक सप्लाई ले रहा होता है वो अब सप्लाई बाहर देने लगता है। और जनरेटर का काम क्या होता है कि सप्लाई को जनरेट करना या सोर्स को सप्लाई देना। तो अब उस कंडीशन में क्या होता है, जब आपका ट्रेन ढालू स्थानों से नीचे आता है तो उस समय उसका जो आर्मेचर वो सोर्स को सप्लाई देने लग जाता है। इस वजह से वो सीरीज जनरेटर की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? जब डीसी मोटर का आर्मेचर स्थिर हो जाए तो बैक ईएमएफ मान क्या होगा? देखिए बात कर रहा है जब डीसी मोटर का आर्मेचर स्थिर हो जाए, मतलब आर्मेचर क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। तो आपका पूछ रखा है बैक ईएमएफ क्या होगा। तो उस कंडीशन में जब आर्मेचर स्थिर हो जाता है तो उस समय आपका जो बैक ईएमएफ होता है वो क्या हो जाता है? शून्य होता है। भाई बैक ईएमएफ का रोटेट करता है जब आप मशीन चलती है, पता है। और जब बैक ईएमएफ, जब आपका आर्मेचर ही स्थिर है तो उस समय बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन। शंट मोटर जो हमारा होता है वो क्या होता है? एक कांस्टेंट स्पीड पर रन करता है, कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करता है। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 29। जब मशीन मोटर की तरह ऑपरेट करती है तो सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ के बीच क्या संबंध होता है? कोई भी मोटर हो, जब मशीन मोटर की तरह ऑपरेट करती है तो बैक ईएमएफ हमेशा क्या होता है? सप्लाई वोल्टेज से कम होता है। और अगर मैं बात करूं जनरेटर की बात, तो हमेशा बैक ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा किससे? जनरेटर। वहाँ बैक ईएमएफ नहीं, जनरेटेड ईएमएफ आ जाएगा वी से। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज, वहाँ वी टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। और यहाँ पर वी क्या है? ये सप्लाई वोल्टेज है और ई भी क्या है? बैक ईएमएफ है। तो जब मोटर की हम बात करेंगे तो बैक ईएमएफ हमेशा कम होगा किससे? सप्लाई वोल्टेज से। तो बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी शंट मोटर की सप्लाई टर्मिनल को विपरीत कर दिया जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारा जब शंट मोटर सप्लाई टर्मिनल को हम बात करते हैं, वैसे फिलहाल दोस्तों इस ऑप्शन में तो फिलहाल कोई ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि सप्लाई टर्मिनल को जब हम चेंज करते हैं, विपरीत करते तो मोटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो समान दिशा में ही चलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, वो समान दिशा में ही चलेगी। ठीक है, विपरीत दिशा में नहीं चलेगी। जनरेटर की तरह कार्य कर ही नहीं सकती, रुक जाएगी ऐसा कुछ है ही नहीं, जल जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो समान दिशा में ही चलेगी। सप्लाई टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का 30 क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, उसके बाद शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपके ऐसे शानदार क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को देखते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।